Mr. Modi, thank you very much for this interview. Thank you very much. It's जनता जनार्दन को भी हमारा नमस्कार। आपका पहला इंटरव्यू है ये, one-to-one interview to a private news channel since you became Prime Minister. And if I'm not mistaken, this is the first ever interview by a sitting Prime Minister of India to a private television news channel in the country. So I would first like to thank you and I'm very grateful for the opportunity, Mr. Prime Minister. तो मीडिया की वर्ल्ड इतनी बड़ी हो गई है कि हर किसी को इसके साथ जुड़ना ही पड़ता है। I'm very grateful and our viewers will be very grateful also, Mr. Modi, because they want to hear your views on a range of subjects. Mr. Prime Minister, I would like to start by taking you back to 20th May 2014. 16 तारीख को रिजल्ट्स आए थे, उसके 4 दिन बाद you gave a historic speech in the Central Hall of Parliament and you were speaking to the members of Parliament और आपने उस समय कहा था रिजल्ट्स के 4 दिन बाद that an era of responsibility has begun and that you said that in 2019 before the elections I will come back to this Parliament, I will come back to the MPs and I will give my report card. 40% into your tenure, how much have you achieved of your own targets? मैं जब पहली बार सांसद के रूप में सेंट्रल हॉल में गया और सेंट्रल हॉल में मैंने पहली बार देखा था, मैं इसके पहले कभी गया नहीं था, तो मैंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री होना ये मेरे लिए ये पदभार नहीं है, कार्यभार है। और मैंने ये भी कहा था कि मेरी ये सरकार गरीबों को समर्पित रहेगी। आज मैं एकदम नया था, दिल्ली मेरे लिए नया था, दिल्ली का माहौल नया था, भारत सरकार का कार्यकलाप भी नया था, लेकिन उसके बावजूद भी इतने कम समय में जिस गति से देश आगे बढ़ा है और किसी एक मुद्दे पर नहीं जी, आप सरकार का कोई भी पहलू उठा लीजिए और पुरानी सरकार या सरकारों से तुलना करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि कोई विषय अछूता नहीं है। हर एक में नयापन लाने का प्रयास है, हर एक में बदलाव लाने का प्रयास है। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी, एक तो चुनौती ये थी कि मैं यहाँ का अनुभवी नहीं था, सांसद भी नहीं रहा था, परिसर भी नया था, प्रश्न भी नहीं थे। लेकिन जब मैं दूसरी चुनौती देखता हूं तो उन दिनों को हम याद करें। निराशा के गर्त में देश डूबा हुआ था। खबरें ये आती थी कि अब बिजली 7 दिन के बाद पैदा होगी कि नहीं होगी, कोयला आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे सारे हालात थे। पूरी सिस्टम एक प्रकार से निराशा की गर्त में डूबी हुई थी। उसमें एक बार नया विश्वास भरना व्यवस्था में, दूसरा देशवासियों में भरोसा पैदा करना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी जो बाहर बैठ करके अंदाज लगाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने उसको झेला है। लेकिन आज मैं बड़े संतोष के साथ कहता हूं कि निराशा का नामो निशान नहीं है। कुछ कर गुजरने के इरादे सब दूर दिखाई देते हैं और वो शब्दों में नहीं, कुछ अचीव किया है। जब मैंने कहा था कि भाई हम निश्चित सीमा में गरीबों के बैंक अकाउंट खोलेंगे, अब जो काम 60 साल में नहीं हुआ वो निश्चित समय इस मर्यादा में कहना, वो अपने आप में एक रिस्क था। लेकिन उसके कारण सिस्टम में एक विश्वास पैदा हुआ, अरे भाई क्या बात है, हम ही लोग इसको कर सकते हैं। तो वो एक विश्वास जगाने की सफल प्रक्रियाएं मैंने शुरू की और आप आज देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में वो स्थितियां बदली हुई नजर आती हैं। इस सरकार का मूल्यांकन करते समय
ये बात कभी न भूलें कि आपको गत 10 वर्ष की सरकार के संदर्भ में ही करना पड़ेगा, तभी आपको पता चल जाएगा भाई कहाँ थे कहाँ है। बाकी हम ये ना कहें कि भाई मुझे तो वहाँ पहुँचना था तो क्या हुआ। अभी तो कालखंड वही है कि आपको बीते हुए कल के संदर्भ में वर्तमान को, और उसमें आपको उज्जवल भविष्य नजर आएगा। Mr. Modi, I want to start now on the issue of foreign policy. In the area of foreign policy, you have taken great personal interest. आपने जितनी पर्सनल रुचि रखी है फॉरेन पॉलिसी में शायद ही प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर्स ने रखी है। आपका अप्रोच प्रोएक्टिव है। You have also, what I find interesting about your foreign policy is that you've balanced different powers and different interests. On the one side, your relationship with the US, उनके साथ आपने missile control technology regime, you made sure India enters there. But a week before that, you also signed the historic Chabahar port agreement with Iran. So you have balanced very diverse forces. मेरा सवाल आपका इस पर है कि is it easy to do that as an Indian Prime Minister? Secondly, on the issue of the NSG, you staked a lot of your personal interest, personal push, बहुत active lobbying की आपने. How close are we to getting the NSG seat? पहली बात है विदेश नीति की। हम लोगों को अंदाज नहीं है कि सबसे बड़ी बात क्या है जिसने इस विदेश नीति में ताकत भरी है। 30 साल तक हमारे देश में अस्थिर सरकारें थी। क्लियर कट मैंडेट वाली पार्टी को सरकार बनाने का 30 साल मौका नहीं मिला था। दुनिया किसी देश की सरकार को नापती है इन बातों से कि वो सरकार अपने देश में किस अवस्था में है, उसके शब्द की ताकत क्या है। इस देश की जनता का मैं बहुत आभारी हूं। उन्होंने 30 साल के बाद एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार चुनी है और इसका विश्व की राजनीति पर एक असर होता है। दुनिया के देशों की और दुनिया के नेताओं की भारत की तरफ देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। तो इस सबसे बड़ा अगर बेनिफिट है तो ये है। दूसरा, विश्व मुझे जानता नहीं था और विश्व हेड ऑफ द स्टेट कौन है वो जानना चाहता है। अगर मीडिया की नज़र से मोदी को कोई जानने की कोशिश करेगा तो वो भ्रमित हो जाएगा कि भाई ये मोदी सही कि वो मोदी सही। अगर ऐसा होता है तो देश का बहुत नुकसान हो जाएगा। दुनिया को भारत के प्रति विश्वास जगाने में मोदी का व्यक्तित्व रुकावट नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके लिए जब तक मैं उन नेताओं से मिलता नहीं हूं, 1 to 1 बात नहीं करता हूं, खुल करके बात नहीं करता हूं, वे भारत का हेड ऑफ द स्टेट क्या है उसको नहीं जान पाएंगे। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं कोई किसी राजनीतिक परिवार के हिस्सा नहीं था। मुझे कभी पहले विश्व के नेताओं के साथ मिलने जुलने का अवसर नहीं मिला। फॉरेन पॉलिसी पे आप अननोन एंटिटी, तो उसके कारण फॉरेन पॉलिसी के ज़्यादा फॉरेन रिलेशन जी नया था। तो मेरे लिए प्रोएक्टिव होना एक अनिवार्य बात थी जी, इसके लिए होना था। तीसरी बात है कि हम एक टीम के रूप में काम करते हैं। विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, कॉमर्स मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्री, सब लोग एक टीम बनकर के काम कर रहे हैं, टुकड़ों में नहीं है। ये जो इम्पैक्ट नज़र आ रहा है वो सिर्फ मोदी के कारण नहीं है, ये टीम के कारण है। सारी टीम निश्चित दिशा में काम करती है, उसके कारण नज़र आता है। जो पहले बिखराव था, हमने भी देखे हैं, पार्टी का बयान एक हो, प्रधानमंत्री का दूसरा हो, पार्टी लीडर का, ये बिखराव का बड़ा दुष्परिणाम होता है। तीसरी एक बात समझनी होगी कि पहले विश्व
बाइपोलर था। दो बड़ी शक्तियों के आसपास विदेश नीति चलती थी। हम इस बात को समझने में हमें देर हो गई भारत को कि अब बाइपोलर अवस्था नाम मात्र की रह गई है। अब पूरा विश्व बदले हुए हालात में, खास करके 21वीं शताब्दी में, ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट है, इंटरकनेक्टेड है। पहले विदेश नीति सरकारों के बीच संभव थी, आज सिर्फ सरकारों के बीच संभव नहीं है। सरकारों के बीच होना जरूरी है, लेकिन पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। एक पूरा दायरा बदल चुका है। मैं इस बात को, मेरा पुराना कोई बैकेज नहीं होने के कारण, क्लीन स्लेट होने के कारण, नए सिरे से सब चीज़ मैं लिख पाता हूँ और उसका बेनिफिट हो रहा है। आज विश्व के हम सब देशों से जुड़ रहे हैं और इसके लिए मैं जितने सम्मान के साथ सऊदी अरेबिया से बात करता हूँ, इतने ही सम्मान और के साथ ईरान से बात करता हूँ। मैं जितने सम्मान से अमेरिका से बात करता हूँ, उतने ही सम्मान से रशिया से बात करता हूँ। तो हमने इस बात को समझना होगा। तीसरी बात है कि हम छोटे देशों को छोटे न माने, ये सिद्धांत लेकर के मैं चल रहा हूँ। दुनिया के छोटे से छोटे देश की भी उतनी ही अहमियत है कि जितनी कि बड़े के बड़े देश की होती है। हमने ज़्यादातर बड़ों की छाया में छोटे तो आ जाएंगे इस मूड में रहे हैं। मैंने इसमें बदलाव किया। आपने देखा होगा कि पैसिफिक आइलैंड के देशों की मैं एक रेगुलर मैंने फोरम बनाया है जी। 2 मीटिंगें कर चुका हूँ। एक बार मैं वहाँ गया, एक बार वो है। ये छोटे छोटे देश है, 10 लाख जनसंख्या, 20 लाख जनसंख्या, लेकिन छोटे छोटे आइलैंड ग्लोबल वार्मिंग के कारण सबसे ज़्यादा परेशान है। और जब भारत ने इंटरनेशनल सोलार अलायंस का मिशन लिया और दुनिया के करीब 122 देश जुड़ गए, इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कोई है तो आइलैंड कंट्रीज है। अभी 50 की संख्या है। ये 50 देशों का एक बहुत बड़ा गुट भारत की इस विजन के साथ एक सुरक्षा महसूस कर रहा है। ये जो बदलाव है, इसको अगर हम समझेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि हम विश्व के अंदर अपने, मैंने पिछले दिनों हमारे फॉरेन सर्विस के अफसरों के साथ बैठा था, तो बातों बातों मैंने उसको एक पोइटिक रूप में ऐसे ही बताया। मैंने कहा देखो भाई, वो एक वक्त था जब हम समंदर के किनारे बैठ करके लहरें गिना करते थे। अब वक्त बदल चुका है, लहरें गिनने का समय पूरा हो गया। अब हमें हमारी पतवार लेकर के उन लहरों पर सवार होना है और अपनी दिशा, अपनी मंजिल, अपनी गति तय करनी है। That is, तो इस मिजाज से that is apparent. You have a very aggressive foreign policy. But मेरा दूसरा सवाल जो था, you put so much effort for NSG membership. My question was, कितने करीब आ चुके हैं हम? How close are we to NSG membership? And were you disappointed that we did not make it at the very end because of China's opposition? पहली बात है कि भारत ने लगातार ये सारे प्रयास किए हैं, कोई भी सरकार रही हो, चाहे UN सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप हो, चाहे SCO की मेंबरशिप हो, चाहे MTCR की मेंबरशिप हो, चाहे NSG की मेंबरशिप हो। प्रयास सब ने किए हैं। ऐसा नहीं कि ये कोई ये सरकार, ये कंटिन्यूटी है। ये हमारा ही कालखंड है कि जिसमें SCO की मेंबरशिप हो गई। ये हमारा ही कालखंड है कि जिसमें MTCR की मेंबरशिप हो गई। और मुझे पूरा भरोसा है कि NSG की दिशा में भी हमने अब विधिवत रूप से प्रयास शुरू किया है। प्रक्रिया पॉजिटिव नोट के साथ शुरू हुई है। अब हर चीज़ के अपने नियम होते हैं, नियमों से चलेगी और चल करके वो आगे बढ़ेगी। चाइना के साथ माइंडसेट प्रॉब्लम है क्या? ये आप 13 बार, देयर हैव बीन 13 एंगेजमेंट्स एट वेरियस लेवल्स बिटवीन द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट एंड द चाइनीज गवर्नमेंट। लेटेस्ट जब आप अभी ताशकंद में गए थे और चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के साथ अपने पर्सनली भी बहुत टाइम स्पेंड की है, फिर भी ये देखा गया है कि चाइना मसूद अजहर के मामले पे इन द यूनाइटेड नेशंस बैन से उन्होंने ब्लॉक किया। अब NSG बिड को उन्होंने स्टॉल की।
Why is China repeatedly blocking us, Mr. Prime Minister, despite your personal proactive measures and your government's outreach? पहली बात है कि चाइना के साथ बातचीत हमारी होती है और होते रहनी चाहिए। विदेश नीति में ये जरूरी नहीं है कि हम समान विचार के ही हो तभी बात करेंगे। Absolutely. विपरीत विचार के होंगे तभी बातचीत ही एक मार्ग होता है और बातचीत के द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। चीन के साथ भारत के कोई एक समस्या नहीं है, कई समस्याओं का ढेर पड़ा हुआ है और एक के बाद एक बातचीत करते 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 उसको हल्का करना या रास्ता निकालने का प्रयास चल रहा है। और मैं कह सकता हूं कि समस्याओं के समाधान में चीन भी हमारे साथ कोऑपरेटिव रहता है। कुछ विषयों में उनके सैद्धांतिक मुद्दे होते हैं, कुछ विषयों में हमारे सैद्धांतिक मुद्दे होते हैं, कुछ बातें में हम उनसे डिफर करते हैं, कुछ बातों में वो हमसे डिफर करते हैं और प्रामाणिक रूप से डिफर करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम चाइना से आंख में आंख मिला करके भारत के हितों की बात डंके की चोट पर कहते हैं। भारत के हितों का हम ध्यान रखने वाली सरकार है, इस बात में हम जरा ही कोताही नहीं बरतते। अभी मैं 3 दिन पहले चीन के राष्ट्रपति जी से मिला। भारत के हित क्या है वो मैंने उनको साफ शब्दों में अपनी बात बताई है। वो एक अलग देश है, हम अलग देश हैं। क्या आपको लगता है आप उनके माइंडसेट को बदल पाएंगे एनएसजी के मेंबरशिप को लेकर? देखिए, विदेश नीति माइंडसेट बदलने के लिए नहीं होती है। विदेश नीति मीटिंग द पॉइंट ढूंढने होते हैं, कहाँ मिलेंगे, कितना मिलेंगे, हर देश से और मिल बैठ करके चलना होता है। हमारी कोशिश है। ये बात जो आपने की, इट इज ऑल्सो एप्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अमेरिका।